हाय दोस्त, नमस्कार। कक्षा 10 विषय विज्ञान, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले वाले हम लोग वीडियो में पढ़े थे कि डायनेमो और प्रत्यावर्ती धारा एसी क्या है। ठीक है दोस्त, आइए अगला विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का नेक्स्ट वीडियो दिष्ट धारा अर्थात डायनेमो क्या है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसकी रचना प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के समान ही होती है, अर्थात इससे पहले वाला जो हम लोग पढ़े थे प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा सेम है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, उसमें हमारा क्या था, विभक्त बल है, तो उसमें क्या था, सर्पी बल है, और यहाँ पे क्या है, विभक्त बल है, सेम वही है। ठीक है, इसकी रचना प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के समान ही होती है। अंतर केवल इतना है कि इसमें सर्पी बलों के स्थान पे क्या है, विभक्त बलों का उपयोग किया जाता है। सर्पी बल है, प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या था, सर्पी बल है और ब्रूस था। इसमें डायनेमो दिष्ट धारा डायनेमो में क्या है, विभक्त बल है। क्लियर, इसका उपयोग पढ़ेंगे। तो ये इसका रचना है। सबसे पहले रचना में है कि इसके भी मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। किसके, दिष्ट धारा के भी 3 रूप होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्षेत्र चुंबक। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग क्या होगा, क्षेत्र चुंबक, और दूसरा होगा आर्मेचर, और तीसरा होगा विभक्त वलय या ब्रूस, विभक्त वलय तथा ब्रूस, और लास्ट वाला हेडिंग होगा कार्य विधि अर्थात दिष्ट धारा के कार्य विधि। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे फिगर के माध्यम से। क्लियर, एक एन अर्थात नॉर्थ, ठीक है, और दूसरा साउथ। क्लियर, 2 होते हैं। उसके बाद से इसके आर्मेचर होते हैं जो तांबे के तार के होते हैं, ए बी सी और ये डी। क्लियर, ए बी सी डी। ठीक है, ये आर्मेचर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक एन नॉर्थ और एस साउथ होता है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं एन से एस की ओर होती है, अर्थात इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की ओर होती है, अर्थात एन से घूमना शुरू होता है। जैसे ये वाला भाग हमने माना एन और ये वाला भाग एस, तो ये एन से घूमना ऐसे शुरू होगा, ये तो एन ऊपर आ जाएगा और एस नीचे। पुनः ये हाफ साइकिल होगा, फिर फुल साइकिल जब होगा तो ये एस जो इधर था इधर आ गया और एन इधर आ गया। ठीक है, फिर पुनः जब ऐसे घूमना शुरू होगा तो ये एन और इधर एस। क्लियर, तो ये हुआ क्षेत्र चुंबक। क्लियर, अब आगे हेडिंग है क्या, आर्मेचर। चुंबक के ध्रुवों के बीच पृथक्कृत तारों की एक कुंडली होती है जिसको हम ए बी सी और डी 4 नामों से जानते हैं, जिसे आर्मेचर या कुंडली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, आर्मेचर या कुंडली कहते हैं। क्लियर, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं जो एन और एस 2 पार्ट में होते हैं। ठीक है, इनके आर्मेचर, इनके बीच की जो पृथक्कृत होते हैं तार होते हैं, वो तार जो होता है किसका होता है, तांबे का होता है। किसका तार होता है, ये तांबे का तार होता है। ठीक है, तांबे का तार होता है, और ये एक कुंडली नुमा घुमा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। और ये पॉइंट होता है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। क्लियर, जिसे आर्मेचर कहते हैं, आर्मेचर या कुंडली कहते हैं। आगे कुंडली कई फेरों की होती है। कुंडली, इसकी कोई लिमिट नहीं है कितना फेरा का हो सकता है ये। ठीक है, आर्मेचर पे जो कुंडली लगा रहता है, जो तांबे के तार का लपेटा हुआ रहता है ऐसे, ठीक है, ये कई भाग में रहता है, तो कुंडली कई फेरों की होती है तथा ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष पर जल के टरबाइन से घुमाई जाती है। ध्रुवों की क्षैतिज अक्ष क्या है, एन और एस, ये 2 ध्रुव है ना, 2 ध्रुव खंडों में विभक्त हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, यहाँ पे जल के टरबाइन से ये घुमाई जाती है। जल के टरबाइन से इसे क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तो घुमाया किससे जाता है, सबसे पहले ब्रूस होता है एक्स और वाई, 2 ब्रूस होते हैं। कौन कौन, एक्स और वाई, एक्स इंटू वाई, 2 ब्रूस होते हैं। क्लियर, 2 ब्रूस के बाद से विभक्त वलय इसमें होते हैं। ठीक है, विभक्त वलय होते हैं जो 2 होते हैं। विभक्त वलय कितना होता है, 2 होता है विभक्त वलय। ठीक है, अब इसमें पॉइंट होते हैं R1 और R2। क्लियर, R1 इंटू R2। दूसरा होता है विद्युत धारा में जो होता है V1 इंटू V2। क्लियर, ये धारा हो गया
और ये आपका R1 और R2 क्या होते हैं, ये जो हाफ साइकिल होते हैं, चक्कर लगाने की जो शैली होती है, जो दिशा में चलता है, ये कुंडली की हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये रहा R1 और ये हो जाएगा R2। क्लियर। तो ये घूमना जब प्रारंभ होता है, ऐसे घूमते घूमते फिर पुनः आते आते, ठीक है, तो इसमें हमारे विद्युत धारा भी क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। क्लियर, विद्युत धारा भी प्रवाहित होता है इसमें। ठीक, तो ये हमारा था आर्मेचर। तो ये वाला भाग हमारा आर्मेचर हो गया। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ना विभक्त वलय या ब्रूस। तो सबसे पहले विभक्त देखते हैं, विभक्त वलय किसे कहते हैं। क्लियर। विभक्त वलय पीतल के खोखले बेलन को उसकी लंबाई के अनुदेशिक काट बनाकर बनाए जाते हैं। कुंडली का एक सिरा एक विभक्त वलय R1 से तथा दूसरा सिरा विभक्त वलय R2 से जोड़ा जाता है। क्लियर, ये दो फेरों में होते हैं जो R1 और R2 से जोड़ा जाता है। उसके बाद से हमारा होता है ब्रूस। ब्रूस जो होता है किसका होता है, ये ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, ग्रेफाइट या कार्बन का भी हो सकता है ब्रूस। ये वाला जो भाग है ना ब्रूस का, यहाँ है ब्रूस। ब्रूस X और Y ये किसके होते हैं, कार्बन या ग्रेफाइट का होते हैं। क्लियर, कार्बन या ग्रेफाइट के ब्रूस होते हैं दो। जो दो ब्रूस होते हैं इसके बारे में हम लिखेंगे, ग्रेफाइट या ब्रूस के दो ब्रूस B1 व B2 विभक्त वलय R1 और R2 को स्पर्श किए रहते हैं और बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। ये दोनों ब्रूस बाह्य परिपथ के समान सिरों के सदैव जुड़े रहते हैं, परंतु जैसे जैसे आर्मेचर घूमता है वैसे वैसे B1 B2 उनको बारी बारी से स्पर्श करते रहते हैं और एक अर्ध चक्र हाफ साइकिल तक उसके स्पर्श में रहते हैं। तत्पश्चात ब्रूसों को आपस में बदलते रहते हैं। क्लियर, तो ये होते हैं दो। फर्स्ट नंबर क्या होते हैं, विभक्त वलय, और दूसरा क्या होते हैं, ब्रूस होते हैं। ठीक है, इसमें जो हेडिंग हम लोग लिखे हैं वो क्या है, विभक्त वलय पीतल का एक बेलन होता है जिसको लंबाई में काट कर दो भाग कर लेते हैं। क्लियर, कुंडली का एक सिरा एक भाग से तथा दूसरा सिरा दूसरे भाग से जोड़ देते हैं। क्लियर, इन भागों को अलग अलग दो कार्बन ब्रूस X तथा Y, क्या है, X तथा Y स्पर्श करते हैं। राइट्स, इन ब्रूसों का संबंध बाह्य परिपथ से कर दिया जाता है। इन ब्रूसों का संबंध X और Y, इन दोनों ब्रूसों का संबंध किससे किया जाता है, बाह्य परिपथ से, बाह्य परिपथ या बाह्य सर्किट से इसको जोड़ देते हैं। क्लियर, जोड़ने के पश्चात कुंडली के प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात विभक्त वलय जो होता है उसके एक भाग आपस में ब्रूसों को बदल लेते हैं। ठीक है, एक बार और समझेंगे, कुंडली के प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात विभक्त वलय के भाग आपस में ब्रूसों को क्या करता है, बदल देते हैं। क्लियर, ये हाफ साइकिल से पूर्ण साइकिल हो जाता है। इस प्रकार एक ब्रूस आधे चक्कर में विभक्त वलय के एक भाग को स्पर्श करता है तथा दूसरे भाग आधे चक्र को, जबकि कुंडली में धारा की दिशा बदल देता है। क्लियर, विभक्त वलय के दूसरे भाग को स्पर्श करने लगता है। अर्थात हमारा जो विभक्त वलय है, ठीक है, विभक्त वलय R1 और R2 ये दोनों क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, वही एक दूसरे के साथ ये जुड़ते हैं। तो वहाँ पे B1 और B2 जो धारा होते हैं वो सेम हो जाते हैं। क्लियर, अब आगे हेडिंग हमारा होगा सिद्धांत या कार्यविधि। क्या होगा, सिद्धांत या कार्यविधि। तो सबसे पहले हम सिद्धांत देखते हैं, कार्यविधि उसमें लिखा गया है। सिद्धांत के बारे में समझेंगे। जब आर्मेचर कुंडली को क्षेत्र चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से सहबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण कुंडली में एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली तथा बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती होता है, जिसे कुंडली में तो धारा प्रवाह प्रत्यावर्ती होती है, परंतु विभक्त वलय दिशा परिवर्तन द्वारा बाह्य परिपथ में दिश धारा की प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब इसमें जो क्रिया विधि है वो एक कुंडली या आर्मेचर ABCD, ठीक है, चित्र के अनुसार हम समझेंगे कि ABCD चित्र के अनुसार एक कुंडली है जो दक्षिणावर्त दिशा में घुमाई जाती है। क्लियर, तो कुंडली में एक विद्युत धारा
प्रेरित की जाती है, जो चुंबकीय क्षेत्र में होती है। धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करती है, यह ज्ञात किया जाता है। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ हम लोग पढ़े थे कि जब अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा 3 होते हैं ना, फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा क्या होते हैं? फोर्स, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरा क्या था? विद्युत धारा। क्या था? विद्युत धारा। क्लियर? चुंबकीय क्षेत्र फोर्स अर्थात F, चुंबकीय क्षेत्र क्या था? B, और विद्युत धारा क्या था? I। क्लियर? अर्थात F = B/I। क्लियर? ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम था कि जब चुंबकीय क्षेत्र B, फोर्स, अंगूठा फोर्स के लिए, चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है, और विद्युत धारा I। क्लियर? इसके अनुसार कुंडली एक आधा चक्कर पूरा करने तक धारा की दिशा वही है। क्लियर? अतः पहले आधे चक्कर में R2 से R1 की दिशा में बहती है। कुंडली का धारा वही है सेम। जब R1 से R2 या R2 से R1 जब जाती है तो हाफ साइकिल होता है। क्लियर? अगले आधे चक्कर में कुंडली की धारा बदल जाती है, हाफ साइकिल में उसकी धारा क्या हो जाती है? बदल जाती है। क्लियर? अर्थात वही जिस मतलब हाफ साइकिल में जब था तो R2 से R1 की तरफ जब जा रहा था तो इसका जो दिशा था किसका? विद्युत धारा का, वो B1 से लेके B2 के बीच था। क्लियर? अब देखिए आगे बढ़िएगा। किंतु पहले ही ब्रूसों की स्थिति को इस प्रकार समायोजित की जाती है कि जिस क्षण कुंडली में धारा की दिशा बदलती है, ठीक उसी क्षण ब्रूस का संबंध एक भाग से दूसरे भाग में हो जाता है। अर्थात जिस क्षण ये R1 से R2 की स्थिति जब होती है तो इसकी स्थिति क्या हो जाती है? B2 से B1 की ओर हो जाती है। ठीक है? अतः बाह्य परिपथ में धारा R2 से R1 की ओर बहती है, क्योंकि विभक्त बल है B1 से B2 की ओर ब्रूसों के सापेक्ष अपना स्थान बदलता रहता है, और स्थान बदलने की वजह से ही ये क्या होते हैं? दिष्ट धारा में जो विद्युत धारा है, ठीक है, विद्युत धारा B1 से B2 की ओर, और जो इसके प्रतिरोध है R1 से R2 के लिए, वो समय के अनुसार क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, और हाफ साइकिल से पूर्ण साइकिल होते हैं। जब हाफ साइकिल होते हैं तो क्या होता है? ये N जो होता है ऊपर की ओर हो जाता है, और S कहाँ हो जाते हैं? नीचे की ओर रहते हैं। क्लियर? अर्थात ये पॉइंट क्या होते हैं? जैसे ये नॉर्थ ऐसे है नॉर्थ, और ये साउथ, जैसे हाफ साइकिल होंगे तो ये N और नीचे वाला भाग S, अर्थात ये ब्रूस का भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है? विभक्त बल है और ब्रूस दोनों डिमांड क्या होते हैं? घूम जाते हैं। और ये जो पूर्ण साइकिल जब होता है तो N इधर और S इधर। क्लियर? तो ये हुए हमारे दिष्ट धारा डायनामो के सचित्र वर्णन हम लोग पढ़े थे, जो हाई स्कूल और यूपी बोर्ड और जो बिहार बोर्ड है मैट्रिक वाले, उनके लिए भी 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे डायनेमो, प्रत्यावर्ती धारा AC, और ये जो हम लोग पढ़े थे क्या था? दिष्ट धारा डायनेमो। ठीक है कि दोस्त? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।